मैं डॉक्टर भवानी प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ से। मैं आज आपको भारतीय संविधान के आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और इसमें केंद्र और राज्य अलग अलग विषयों में कानून बनाते हैं, अलग अलग स्वतंत्र कार्य करते हैं। लेकिन विश्व के अन्य जो संघात्मक प्रणालियां हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, अमेरिका हो, उन किसी भी देशों में आपातकालीन व्यवस्था इस तरह की नहीं है जैसा भारत में अनुच्छेद 352 में है। ये आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन व्यवस्था की गई है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू होता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर। और तीसरा है वित्तीय आपात। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय आपात के बारे में चर्चा करते हैं, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में इस आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो 44वें संशोधन के पहले आपका 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भी आपातकाल को लागू किया गया था और 44वें संशोधन करके सिर्फ ये प्रावधान कर दिया गया है कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपात सिर्फ युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही राष्ट्रपति लगा सकते हैं। दूसरा, मंत्रिमंडल के लिखित आवेदन पर ही, लिखित मंत्रिमंडल की बैठक होने के बाद वो लिखित में अगर सब तैयार हो जाते हैं कि हाँ राष्ट्र में राष्ट्रीय आपदा है और राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाए, ऐसा अगर वो निर्देश भेजते हैं राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे। क्योंकि 1975 में सिर्फ एक प्रधानमंत्री के फोन करने पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसलिए 44वें संशोधन में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया है और मंत्रिमंडल के लिखित देने पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। दूसरा, जब ऐसा घोषणा होने पर उसे संसद के सामने 1 माह के भीतर संसद का संकल्प में पारित कराना पड़ेगा, उसका अनुमोदन लेना पड़ेगा और यह अनुमोदन आपका विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। विशेष बहुमत कहने से जो सदन की बहुमत है, जो संख्या उसका बहुमत एवं उस वक्त उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसके पहले 44वें संशोधन के पहले साधारण बहुमत से उसको पारित करने की व्यवस्था थी। तीसरा संशोधन ये कि एक बार राष्ट्रपति अगर आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो उसके बाद वो अनिश्चित काल के लिए हो जाता था। लेकिन 44वें संशोधन के बाद ये प्रावधान किया गया है कि एक बार में वो सिर्फ 6 माह के लिए ही लागू रहेगा। उसके बाद अगर उसको और आगे बढ़ाया जाना है तो फिर आपको संसद से संकल्प पारित कराना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि आपातकाल अगर घोषणा में है और लोकसभा विघटन हो गया है तो आपको राज्यसभा से इसको पारित कराना होगा। और जब भी लोकसभा का पहला सत्र होगा चुनाव के बाद, तो आपको 30 दिन के भीतर उसे संकल्प को पारित कराना पड़ेगा, तभी वो लागू में रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव, जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार राज्यों तक होगा और वो राज्य को निर्देश दे सकेंगे और राज्यों को उनको मानना पड़ेगा। दूसरा, राज्यों की विशेष सूची में केंद्र कानून बना सकेंगे। धारा अनुच्छेद 250 के अंतर्गत केंद्र राज्यों की विषय पर कानून बना सकेंगे। इसका अर्थ है कि राज्यों का अधिकार निलंबित रहेगा, वो भी कानून बनाएंगे, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र का ही माना जाएगा। तीसरी बात, अनुच्छेद 268 से लेकर 270 में ये प्रावधान है जो वित्तीय संबंध है राज्यों के साथ वो बदल जाएंगे।
उसे केंद्र सरकार बदल सकती है। चौथा, लोकसभा की अवधि जो है वो 1 साल के लिए एक बार में बढ़ाई जा सकती है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है और संसद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके चुनाव को 1 साल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19, जिसमें मौलिक अधिकार, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है, वो सस्पेंड हो जाएंगे, वो निलंबित हो जाएंगे। छठा, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति अलग से ये आदेश जारी कर सकते हैं कि कोई भी मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता। अर्थात आपको न्यायालय जाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, 226 में, वो भी निलंबित हो जाएंगे। अर्थात आपका कोई अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जाके लागू नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला का, जिसमें कई उच्च न्यायालयों ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 में लोग उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन उच्च न्यायालय आ सकते हैं और प्रक्रियात्मक चीज़ों पर वो हाईकोर्ट में मामला को उठा सकते हैं। प्रक्रियात्मक कहने से जिस मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लोगों को बंदी बनाया गया है, आपातकालीन कानून था, तो उनका कहना है कि ठीक है हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उस मीसा में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो प्रक्रिया दी गई है, उसका पालन अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है। उसका पालन होना चाहिए। उच्च न्यायालयों के इस प्रकार के निर्णय के खिलाफ में केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय गई और उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, जो सही नहीं कहा जा सकता। और उस वक्त ऐसा लगा कि उच्चतम न्यायालय भी दबाव में है और उन्होंने कहा एक बार अगर आपके न्यायालय जाने का अधिकार सस्पेंड हो गया है, निलंबित हो गया है, तो आप कहीं भी किसी न्यायालय में नहीं जा सकते, उच्च न्यायालय में भी नहीं जा सकते। खैर, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए 44वां संविधान का संशोधन पारित हुआ और जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इसमें संसद के जो संकल्प पारित होगा, जो आपको अनुमोदन लेना है, वो विशेष बहुमत से लेना है, 30 दिन के भीतर लेना है और एक बार में वो 6 माह की अवधि तक ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको फिर आगे बढ़ाना है तो आप 6 महीने के बाद फिर आपको लोकसभा से, संसद से फिर संकल्प पारित कराना पड़ेगा। इसके अलावा पहले के प्रावधान में एक बार आपका आपातकालीन व्यवस्था लागू हो गई है तो किसी के हाथ में वापस लेने का अधिकार नहीं था। राष्ट्रपति ही जब मंत्रिमंडल के सलाह पे चाहेंगे तो वापस लेंगे। लेकिन अब 44वें संशोधन के बाद सदन के 10वां भाग 10% अगर सदस्य स्पीकर को, और अगर सदन उस वक्त नहीं है, लागू नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को लिख के देते हैं कि ये आपातकालीन को वापस लाने के लिए सदन की बैठक बुलाई जाए। उसमें अगर एक साधारण बहुमत से ये पारित हो जाता है कि आपातकाल को वापस ले लिया जाए और पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसको वापस ले लेंगे। ये एक नया उसमें संशोधन किया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये होना चाहिए। हम पूरी तरह से इसको नकार नहीं सकते हैं। देश की ज़रूरत के अनुसार युद्ध के समय ये होना चाहिए। और इसका 1965 में, 1971 में, 1975 में इसका प्रयोग भी हुआ जब युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। और इसका एक ही बार दुरुपयोग हुआ 1975 में, जिसका जनता ने उसको बदल दिया सरकार को। उसके बाद किसी सरकार ने भी आपातकालीन इस अनुच्छेद 352 को लागू करने की चेष्टा नहीं की। अब इसके बाद आते हैं हम राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। भारत जैसा एक संघात्मक प्रणाली है और उसमें इस प्रकार का प्रावधान अन्य देशों में नहीं है। लेकिन जैसा जब भारत का संविधान बना और जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस वक्त की जो परिस्थितियाँ थी और कुछ राज्य जो अलग होना चाहते थे, इन सबको देखते हुए ये प्रावधान था और इसमें ये होना चाहिए। ठीक है, कई बार इनका गलत उपयोग हुआ है राजनीतिक कारणों से, लेकिन ये एक प्रावधान होना चाहिए कि अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है।
तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के द्वारा या अन्यथा उनको जानकारी मिलती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या संविधान के अनुरूप शासन नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। और राष्ट्रपति शासन लगाने से वहाँ की विधायिका उस वक्त निलंबित हो जाती है, और अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो नया चुनाव होगा। अगर निलंबित है तो उस वक्त जो कार्यपालिका है, जो राज्य की विधायिका है, इन सब का जो कार्रवाई है उसको केंद्र के अधिकार क्षेत्र में चले जाता है। और ये इसका अगर हम देखें, ये जब भी अगर कहीं राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगाती है तो उसको 2 माह के भीतर संसद से आपको संकल्प पारित कराना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, अन्यथा वो हट जाएगा। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं किसी राज्य में, तो आपको 2 माह के भीतर संसद से उसको संकल्प को पारित कराना पड़ेगा। सरकारिया समिति की भी कुछ सिफारिशें थी, और क्योंकि भारत में विभिन्न पार्टियों की सरकार रहती है, कुछ राजनीतिक कारणों से राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग होता है, जिसका काफ़ी विस्तार से सरकारिया कमीशन में उसका विस्तार से चर्चा हुई है, उन्होंने अपने सुझाव भी दिए हैं। और हम देखते हैं कि जैसे 1977 में 9 राज्यों में और 1980 में भी 9 राज्यों में केंद्र सरकार बदलने से 9 राज्यों में उन्होंने राज्य सरकारों को बर्खास्त करके नया चुनाव कराया। ये सिर्फ राजनीतिक कारण से हुआ, और जनता के पैसों का एक प्रकार से कहें बर्बादी हुई फिर से नया चुनाव करा के, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी जिसको बर्खास्त कर दिया गया। दोनों जो भी पार्टी थे उस वक्त, दोनों ने अपने राजनीतिक कारणों से उसको किया, जिससे जो सही नहीं कहा जा सकता किसी आधार पे। उसके बाद भी कई बार राज्यपालों के द्वारा इसका दुरुपयोग किया है। मानते हैं दुरुपयोग हुआ है, लेकिन ये प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात की व्यवस्था है, कई बार लागू किया गया है। और जब वित्तीय आपात लागू होता है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि वो अपने कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें कटौती कर सकती है। इवन न्यायालय के न्यायाधीशों की भी उसमें वेतन में कटौती कर सकती है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो वित्तीय बंटवारा होता है उसको फिर से वो विचार कर सकती है, ताकि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ हो सके, मजबूत हो सके। इतना कह के मैं इसको यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।